नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। सेल से मतलब यहाँ पर आपके सेल फोन से नहीं है, हमारी बॉडी जिससे मिलके बनी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये किसकी है? एक कोशिका की है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे आपको पता है कि एक दीवार जो है बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलके अपन की एक दीवार बनी होती है, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बनी है। ये जो कोशिकाएं हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? ये मिलके बनाती है ऊतक, और ये ऊतक मिलके किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग मिलके हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि सिस्टम बनाते हैं। ठीक है भाई, सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे अपना सिस्टम बन चुका है किससे? कोशिकाओं से। तो ये जो कोशिका है, अब दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि जो कोशिका की खोज है वो की किसने? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। अब किसके अंदर मृत कोशिका की खोज की? आप कभी कैफे या रेस्टोरेंट गए हो तो वहां पर जो बोतल होती है वहां पर एक लकड़ी का उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है, प्लास्टिक वाला नहीं, लकड़ी वाला अगर आपने देखा हो तो वो जो ढक्कन लगा रहता है उसे अपन कहते हैं कार्क। इसके अंदर इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज की, रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। दूसरी चीज कि इन्होंने मृत कोशिका के अंदर की कोशिका विज्ञान का जनक हमने इन्हें कह दिया। कोशिका की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? आपके रॉबर्ट हुक है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इसके अंदर इन्होंने जो है इसका क्या किया? वर्णन किया। ठीक है भाई, कोशिका की खोज इन्होंने कर दी और माइक्रोग्राफिया के अंदर इसका वर्णन कर दिया। किसमें की? मृत कोशिका के अंदर की। अब ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो किसकी है? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी सेल की। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई है कौन? आपकी कोशिका, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कैसे है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो बनी है वो किससे मिलके बनी है? कोशिका से मिलके बनी है। क्रियात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो किसकी वजह से? इन सेल की वजह से ही तो हो रहे हैं। अब बहुत तरह की कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम देखें, न्यूरॉन सेल है हमारे अंदर। जैसे कि हर एक जो ऑर्गन है वो किससे मिलके बना है? कोशिकाओं से ही तो मिलके बना है। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के अंदर सबसे पहले खोज की। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया के अंदर इन्होंने इसका वर्णन किया। आगे देखिए, आगे है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला यही है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है आपके श्वानसन। अब देखो, जो आपके मृत कोशिका की खोज थी वो तो किसने की? भाई रॉबर्ट हुक ने कर ली। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। इसके साथ साथ जो ये ल्यूवेनहॉक साहब थे, इन्होंने और भी चीजों की खोज की। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी की खोज किसने की, प्रोटोजोआ की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की, या फिर स्पर्म यानी कि शुक्राणु कोशिका की खोज किसने की, तो किसने की? ल्यूवेनहॉक साहब ने ही करी। ठीक है, किस किस की? देखो, आरबीसी जिन्हें अपन कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। इसके बाद जो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर आपका जैसे अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया। इसके बाद आपके बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वॉन साहब ने ही की। और साथ के साथ शुक्राणु कोशिका की खोज भी किसने की? आपके ल्यूवेनहॉक साहब ने ही की। देखिए इधर, इनकी पुस्तक अर्काना नेचुरे के अंदर इन्होंने इसका वर्णन किया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्पर्म आदि की खोज भी जो है एंटोनी वॉन साहब ने की। यहाँ पर ये जो है वो क्या है? अपना बैक्टीरिया है।
ये है आपकी स्पर्म सेल जो कि मेल्स के अंदर पाई जाती है, यानी कि ये क्या है, नर युग्मक है। ये है यहाँ पर आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, जो कि गैसियस एक्सचेंज का कार्य करती है। इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो था वो है अपना क्या, प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक थ्योरी यहाँ पर हमको देखनी है, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है आपकी किसने दी, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो स्लाइडेन और श्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब इन्होंने क्या कहा, इस कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 बात कही कि भाई जो कोई भी एक एग्जिस्टिंग सेल है उसकी जो उत्पत्ति है प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई है, यानी कि पहले की किसी कोशिका से नई कोशिका जो है अपनी आई। देखिए यहाँ पर सेल थ्योरी क्या कहती है कि प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। बिल्कुल, प्रत्येक जीव जो है या तो एक कोशिका से या जो है उससे ज्यादा कोशिका से बना होता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर किसी जीव का शरीर एक कोशिका से बना है तो वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है भाई, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो हो गया क्या, अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ये क्या है आपके एक कोशिकीय, जिनका पूरा ही शरीर एक कोशिका से मिलके बना है। दूसरे आपके होते हैं बहुकोशिकीय जीव, यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना है। जैसे प्लांट सेल ले लो, हमारी जंतु कोशिका ले लो, एक से ज्यादा कोशिका से मिलके बना है, तो ये क्या हो गए आपके बहुकोशिकीय जीव हो गए। जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग्स हो गए या कोई भी और एनिमल ले लो। ठीक है, अब देखिए इसका जो एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है, ये आपको मेन याद रखना है कि सेल थ्योरी का जो अपवाद है वो क्या है आपका, विषाणु यानी कि वायरस। क्या है, विषाणु वायरस है जो कि आपके कोशिका से नहीं बना हुआ। तो इसका अपवाद आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक व संरचनात्मक व सांगठनिक इकाई है। हमें पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी है, कोशिका से बनी है। हर एक जीव का जो शरीर है वो किससे बना है, कोशिका से बना है। इसीलिए हमारे शरीर की क्या मौलिक, संरचनात्मक और सांगठनिक इकाई हो गई। और तीसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित किसी कोशिका से ही हुई है। ये किसने दी थ्योरी, स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दी गई, जिसे अपन कहते हैं कोशिका सिद्धांत। और इसका अपवाद कौन है, आपके विषाणु। आगे बात समझ में यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके क्वेश्चन क्या है आपके कि जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो देखो, सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन है आपके, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये क्या है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका है। दूसरा आपके जो है सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन सेल है। ये न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो भी सिग्नल आपके पास आ रहा है उनका ट्रांसपोर्ट करती है सिनेप्सिस के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह भेजती है इन सिग्नल्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये आपको जो नजर आ रही है ये क्या है, एग सेल है, अंड कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है आपकी, स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु, जो कि मेल के अंदर होती है, और ये अंड कोशिका जो कि आपके फीमेल के अंदर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका यानी कि एग सेल हो गई। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यानी कि कौन सी हो गई आपकी, स्पर्म शुक्राणु। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट उठ के आते हैं,
सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका या फिर आपके सबसे बड़ी जंतु कोशिका। इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं कि कोशिकाओं के प्रकार। ये तो हो गई भाई कोशिका की बात कि सेल अपन किसे कहते हैं और सेल जो है क्या कार्य करती है, ये हर एक पर्टिकुलर सेल का एक पर्टिकुलर कार्य होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। तो यहाँ पर दो टाइप की कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी आपकी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको क्या याद रखना है, सिंपल आपको याद रखना है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया और क्या याद रखना है, माइकोप्लाज्मा आपको याद रखना है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, बाकी जो भी है वो सब किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनमें सुविकसित केंद्रक और कोशिका अंगों का अभाव होता है। कोशिका अंग जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि आपके ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारे क्या हैं, कोशिका के अंग है जो कि अभी हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो इनमें इन अंगों का अभाव होता है, इनको अपन क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अब आपके लिए एक छोटी सी चीज, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या फिर मैं इनको क्या भी कह सकती हूं, नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे या फिर यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे। तो देखो ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स में है, तो फिर ये यूकैरियोटिक में कैसे आ गया। तो देखो भाई साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है यानी कि इसमें कोशिका अंग मौजूद होगा, यानी कि ये किसके अंदर आ जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आ जाएंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट के अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं होता, कोशिका अंगों का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुविकसित केंद्रक भी होता है और कोशिका अंग भी मौजूद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपके जंतु कोशिका, पादप कोशिका। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कोशिका के भाग कि कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले आपको एक जो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर। क्या, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर। देखो भाई पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, इनके अंदर जो है क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती। अब ठीक है भाई, पहली चीज तो अपन को ये समझ में आ गई कि इनके अंदर है सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है वो सबसे बाहरी परत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, आपकी एक सेल है, तो ये जो सबसे बाहरी है ना लेयर, ये कौन सी है, तो यहाँ पर ये है आपकी सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल है। तो ये यहाँ पर प्लांट सेल में सेल वॉल हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, तो सबसे बाहरी सतह तो ये हो गई। लेकिन इसके अंदर जो सतह होती है उसको अपन कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। अब जब मैंने आपसे कहा कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो जंतु कोशिकाओं के अंदर सबसे बाहरी परत जो होगी वो कौन सी होगी, कोशिका झिल्ली होगी, सेल मेम्ब्रेन ही होगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में। अक्सर बच्चे जो है इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या, दोनों एक ही तो चीज होगी? नहीं, देखो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये बिल्कुल परमिएबल होती है, हर किसी को बाहर से अंदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर उनको बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाना अलाउ कर देती है। यानी कि जो आपकी सेल वॉल है, सबसे बाहरी लेयर, वो सभी को अलाउ कर देगी, ये पारगम्य होती है। पादप कोशिकाओं में ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जबकि ये जो जंतु कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट ही नहीं होती, इसीलिए कोशिका झिल्ली इसमें सबसे बाहरी सतह होती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल से यहां पर मतलब है सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक। यानी कि सेलेक्टिवली अपन कहते हैं ना कि वो तो बहुत ही सेलेक्टिव है, यानी कि उसको हर कुछ पसंद नहीं आता। ऐसे ही ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसको भी हर कुछ समझ नहीं आता, ये केवल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगी और बाहर आने देगी, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। आपने वो देखी है चाय छानने वाली छलनी, उसमें जब आप चाय छानते हो तो चाय पत्ती तो ऊपर रह जाती है और जो लिक्विड वाली आती है वो नीचे आ जाती है पीने लायक। ऐसे ही ये कोशिका झिल्ली भी छानने का काम करेगी, यानी कि केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने देगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ किसमें, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पर सेल वॉल की। किसकी बात की जाती है, सेल वॉल की। तो देखो भाई, सेल वॉल जो होती है, अगर प्लांट सेल के मैं बनाऊं इसकी स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, आपकी सेल वॉल है। ये क्या है, सबसे बाहर वाली ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपकी सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि क्या होती है, पारगम्य होती है, सारे मॉलिक्यूल्स को जो है अंदर बाहर जाने देती है। माइकोप्लाज्मा तथा जंतुओं में अनुपस्थित होती है। मैंने क्या कहा, ये किस में प्रेजेंट होंगी, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगी और आपके फंगस के अंदर प्रेजेंट होगी। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पैकेटिन की बनी होती है और फंगस की कोशिका भित्ति जो है वो आपकी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई है, सेल वॉल, यहाँ पर सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो अपनी आती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बाय मॉलिक्यूल से बनी होती है। देखो यहाँ पर कि आपके जंतु कोशिका में सबसे बाहरी सतह कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट है। पादप, कवक और बैक्टीरिया में ये दूसरी सतह है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति मौजूद है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। देखो कुछ इस तरीके से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये क्या है, आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, इनकी ऐसे बाय लेयर होती है जिससे आपकी क्या बनी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड की जो बनी है आपकी, इसके दो पार्ट है इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के। ये क्या है, ये वाला है हेड पोर्शन और ये वाला कौन सा है, टेल पोर्शन। ये जो हेड वाला पोर्शन होता है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अब आप कहोगे कि मैडम हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक से क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखो भाई ये जो हाइड्रोफिलिक का मतलब है पानी से प्रेम करने वाला, यानी कि इसका हेड वाला जो पोर्शन है वो तो रहेगा बाहर की साइड पानी में,
और हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये पानी से डरता है, तो यानी कि टेल वाला जो पोर्शन है वो रहेगा अंदर की साइड। इस तरीके से यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स की क्या बन जाती है, एक बायलेयर बनी होती है। यही क्या है, अपनी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर जो है आपके प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है मौजूद होते हैं, इनकी बनी होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल। क्यों? देखो यहाँ पर ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से कुछ गेट्स लगे रहते हैं, कुछ चैनल लगे रहते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं आयन चैनल्स। आप अपने घर में कैसे एंटर करते हो, गेट से ही एंटर करते हो ना, ऐसे ही यहाँ पर भी गेट्स लगे रहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इस तरीके के गेट्स होते हैं जो इन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन आयंस को आने जाने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल है या फिर सेमी परमिएबल, अपन इनको कह सकते हैं कि केवल सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अंदर बाहर ये जाने देगी। रॉबर्टसन के द्वारा इसका यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि इकाई झिल्ली प्रतिरूप जो है वो दिया गया था। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की। ये क्या आपको नजर आ रही है, तो ये इसका कौन सा पार्ट है, हेड वाला पार्ट है जो कि होता है हाइड्रोफिलिक, और ये टेल वाला पार्ट है जो कि होता है आपका हाइड्रोफोबिक। ये क्या है, आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स है। क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन जो इसमें अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपन कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो बाहर इस तरीके से यूं प्रोटीन लगे रहते हैं इस पे, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। ठीक है, इतना सा आप याद रखिए कि ये आपके क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। अब आपके एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो सिंगर और निकोलसन ने। इन्होंने क्या कहा कि आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो कि आपके प्रोटीन से बनी है, आपके लिपिड मॉलिक्यूल से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है, ये क्या करते हैं, इसको एक तरल रूप प्रदान करते हैं। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हेड, ये टेल वाला पार्ट है। इस तरीके से इसको, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इसको तरल रूप प्रदान करते हैं थोड़ा सा, इसीलिए अपन इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो भाग है कोशिका का वो कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रोटोप्लाज्म और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोटोप्लाज्म और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। एक क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोटोप्लाज्म को अपन कहते हैं जीव द्रव्य और साइटोप्लाज्म को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य तो होता है जो कि पूरी सेल में जो पूरा पदार्थ है उसको, तो ये जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक सेल की स्ट्रक्चर है, इसमें जो पूरा पदार्थ है तो उसको तो अपन क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, इसी प्रोटोप्लाज्म का भाग है। जैसे मान लो कि ये क्या है, आपकी सेल है, ये क्या है, केंद्रक है, तो इस केंद्रक और इस झिल्ली के बीच में जो भरा हुआ मटेरियल है उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हुआ ना ये प्रोटोप्लाज्म का ही भाग। तो ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, तो आपके जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज होता है। कहाँ पर, इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। देखो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया इसको।
मैक्स शुल्क ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया। कोशिका सजीव पदार्थों का संचय है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, सजीव पदार्थ है। ये किसने कहा, मैक्स शुल्क ने कहा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ये आपके किसका ही भाग है, प्रोटोप्लाज्म का ही भाग है। केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य जो है पदार्थ है उसको अपन कहेंगे क्या, कोशिका द्रव्य। आई बात समझ में। तो ये तो क्या हुए, अपने कोशिका के भाग हो गए, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कोशिका अंगों की, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज की। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, जो कोशिका है उसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं कोशिका अंग। जैसे यहाँ पर एक सेल की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इस सेल की स्ट्रक्चर में ये सारे क्या है, उसके अंग है। जैसे कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स हो गए, डीएनए हो गया। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये सेंट्रोसोम नजर आ रहा है, इधर आपको ये क्या नजर आ रहा है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरीके से ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये किसकी है, सेल की है, जिसके अंदर इसके ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, कोशिका अंग मौजूद है। एक एक करके हम इन कोशिका अंगों को पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, इस प्रकार से ये न्यूक्लियस, जैसे ये क्या है आपकी सेल है जो प्रेजेंट है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, जिसे अपन कहते हैं केंद्रक। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है कोशिका का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, इसके अंदर अपना डीएनए वीएनए क्रोमोसोम सब इसी के अंदर है। ठीक है, अगला अपन जो है पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। फिर अपन पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस, ये अपनी टैगिंग साइट है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति गृह, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपका एक श्वसन का मुख्य अंग है। आप कहोगे श्वसन का मुख्य अंग कैसे, ये मैं आपको भी बताऊंगी। ये देखिए सेंट्रोसोम, जिसे अपन कहते हैं तारक काय, तो कोशिका विभाजन के समय ये ध्रुवों पर चला जाता है। फिर इसके बाद लाइसोसोम, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर किसकी है, राइबोसोम की, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सूत्रकणिका भी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसको अपन, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह। आप कहोगे कि मैम कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक श्वसन अंग भी है। यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे, देखो भाई, आपकी बॉडी में क्या है, ये है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ये आपने ऑक्सीजन अंदर ली, ऑक्सीजन जब आप अंदर लेते हैं तो उससे किसका निर्माण होगा। आप सोच रहे होंगे कि श्वसन का मतलब है केवल ऑक्सीजन अंदर खींचो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो, हो गया रेस्पिरेशन। नहीं, रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीथ इन करना, ब्रीथ आउट करना, उसके साथ साथ एनर्जी का निर्माण करना। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपके पास ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। ये चेंज हो जाता है किसमें, पायरूवेट में। किसमें चेंज होता है, पायरूवेट में। कहां पर होगा, तो ये कहां पर होगा, कोशिका द्रव्य के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म में। सबसे पहली चीज, अब जब वायवीय श्वसन होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये पायरूवेट से किस में बदल जाता है, ये निर्माण करता है ऊर्जा का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये जो प्रक्रिया होगी ये कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी।
और ये जो ऊर्जा बनी है वो किस रूप में संचित रहती है हमारी बॉडी के अंदर? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी जो है अपनी क्या है? ऊर्जा के बंडल है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए, तो एटीपी के रूप में ये जो ऊर्जा है वो अपने संचित रहती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे इस माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते हैं। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? देखो भाई, सबसे पहले ये क्या है आपकी स्ट्रक्चर? माइटोकॉन्ड्रिया की है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि ये क्या है आपका? कोशिका निर्माण के समय बनने वाला सबसे पहला कोशिका अंग है। जब आपकी सेल बनेगी तो सबसे पहले यही बनेगा। आगे देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का शक्ति गृह। साथ के साथ ये जो है क्या है? ये आपका सेमी ऑटोनॉमस है। क्या है? सेमी ऑटोनॉमस है यानी कि अर्ध स्वायत्त है। इसका मतलब क्या होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। तो ये क्या करता है? कुछ प्रोटीन खुद क्या कर लेता है? फॉर्म करता है। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। देखो, अल्टमान ने खोजा और इसको क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट नाम दे दिया। श्वसन का प्रमुख क्रिया स्थल है कौन? आपके माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी ऑटोनॉमस है, अर्ध स्वायत्त है, क्योंकि इसके पास खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। तो ये क्या कर लेता है भाई? खुद के लिए जो प्रोटीन है उसका निर्माण करता है। ये हुई आपकी किसकी बात? माइटोकॉन्ड्रिया की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अपना लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। इंग्लिश में अपन इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, या फिर अपन इसको क्या भी कहते हैं? सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। क्या? सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं? एटम बॉम्ब भी कहते हैं कोशिका का। अब ये सब इसको क्यों नाम दे दिया? देखो, ये जो लाइसोसोम होता है ना, इसके पास क्या होते हैं? कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जैसे मान लो कोई भी सेल है, वो डैमेज हो रही है, खराब हो रही है, तो ये क्या करेगा? अपने इन एंजाइम्स को रिलीज करेगा। ठीक है, एंजाइम रिलीज होके क्या करते हैं? खुद की कोशिका का ही भक्षण करने लगते हैं। तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली। जैसे इसने देखा कि कोई सेल है वो खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, तो ये एक लाइसोसोम जो है वहां जाके क्या हो जाएगा? बर्स्ट आउट होगा। बर्स्ट आउट होने से उसमें से कौन सिक्रीट होंगे? ये एंजाइम जो है सिक्रीट होंगे और उस कोशिका को जो है क्या कर लेंगे? उसका भक्षण कर लेंगे। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। अब ये इसको सफाई कर्मचारी क्यों कहा? क्योंकि एक तरीके से जो खराब कोशिका है उनको निपटाने का ही तो काम कर रही है, साफ करने का, इसीलिए अपन इसको सफाई कर्मचारी कह देते हैं। इसको हमने एटम बॉम्ब क्यों कहा? तो एटम बॉम्ब आपको पता है जाके फट जाता है, ऐसे ही लाइसोसोम भी जाके क्या होगा? बर्स्ट आउट होगा, एकदम फट जाएगा, जिससे उसमें से क्या रिलीज होंगे? एंजाइम रिलीज होंगे और ये क्या कर लेगा? कोशिका का भक्षण। आई कैन यही बात समझ में? तो ये हुआ आपका लाइसोसोम। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसकी है? लाइसोसोम की है। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है और क्लीनर यानी कि सफाई कर्मचारी कहा जाता है लाइसोसोम को। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है हमारा राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है ये किस में भाग लेता है? देखो, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो काम करेगा वो कौन है? राइबोसोम। यानी कि प्रोटीन का प्रमुख क्रिया स्थल कौन है? आपका राइबोसोम। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है आपका 80S राइबोसोम। देखो, एक होता है आपका 70S राइबोसोम जो कि किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।
ये जो 70S राइबोसोम होता है इसकी 2 सब यूनिट होती हैं। कौन कौन सी? एक सब यूनिट होती है इसकी लार्ज सब यूनिट 50S, और जो इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 30S। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक से मतलब जिनके पास सुविकसित केंद्रक नहीं है और कोशिका अंग नहीं है, यानी कि आपका जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। अब देखिए, जो 80S राइबोसोम होता है वो किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। इसकी जो 2 सब यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है? एक होती है 60S और दूसरी आपकी होती है 40S सब यूनिट। ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। देखो भाई, इसकी खोज किसने की? पैलाडे ने की। कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है इसके ऊपर। 2 प्रकार का राइबोसोम, 70S 80S। 70S प्रोकैरियोट्स में, 80S आपके यूकैरियोटिक में। 70S की 2 सब यूनिट 50S और 30S। 50S लार्ज सब यूनिट, 30S स्मॉल सब यूनिट। 80S में 2 सब यूनिट 60-40, 60 लार्ज है, 40 आपकी स्मॉल है। देखो इस तरीके से मान लीजिए ये लार्ज सब यूनिट होती है और ये आपकी स्मॉल सब यूनिट, ये क्या है? mRNA। इस तरीके से देखो आगे चलते हैं। ये क्या है? आपका राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पर जो है ये क्या है? इसकी लार्ज सब यूनिट है और ये क्या है? इसकी स्मॉल सब यूनिट है और ये है आपका mRNA। जब आपके प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन क्या होती है? आपकी अमाइनो एसिड्स की बनी एक लंबी चेन होती है। अमाइनो एसिड जैसे कि आपका मिथ्योनिन हो गया और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिनसे मिलके आपके क्या बनता है? प्रोटीन। अब ये बनेगा कैसे? देखो इस राइबोसोम पे 3 ऐसे साइट्स होती हैं। कितनी साइट? इसकी जो है 3 साइट होती है, E, P और A। E वाली होती है आपकी एग्जिट साइट। ये देखो यहाँ पे ये E वाली एग्जिट साइट, P और A। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो tRNA होता है ना, वो क्या करता है? इन अमाइनो एसिड्स को लेके आता है। तो ये क्या है आपका? tRNA। इसने क्या किया? अमाइनो एसिड्स को अपने ऊपर बिठाया और यहाँ पर लेके आया। ठीक है, यहाँ पर लेके आएगा P साइड से। P साइड से अमाइनो एसिड आ गया। अब ये जो है ट्रांसफर होता जाएगा, यानी कि अमाइनो एसिड जुड़ते चलेंगे किस साइड पे? ए साइड पे। तो यहाँ पर आपके ये न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन है, यानी कि इस तरीके से एक चेन बन गई अमाइनो एसिड की। मिथ्योनिन हो गया, वैलिन हो गया, इस तरीके से ट्रिप्टोफान हो गया। इस तरीके से ये अमाइनो एसिड आपके जुड़ते गए, प्रोटीन की चेन बना ली। प्रोटीन की चेन बनते ही फिर ये एग्जिट भी तो होगी। तो इस ई साइड से क्या होती है? एग्जिट होती है। इस तरीके से आपकी एक प्रोटीन की चेन फॉर्म होती है। तो ये प्रोटीन निर्माण का काम किसने किया? इस राइबोसोम ने ही किया, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका 2 तरीके का होता है। देखो भाई कौन कौन सा? एक होता है SER और एक होता है आपका RER। SER को अपन कहते हैं क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपके RER को कहते हैं अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, तो इसकी सरफेस कैसी रहेगी? चिकनी। इसीलिए अपन इसको चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। ये जो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मान लीजिए ये क्या है? इसकी सरफेस है, इस पे क्या प्रेजेंट होंगे? आपके राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसके पास क्या है? राइबोसोम तो नहीं है। राइबोसोम ने अभी क्या काम किया? प्रोटीन का निर्माण का। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेगा क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है, जबकि ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा क्योंकि इसके पास क्या है? राइबोसोम है। देखो भाई ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अंतः संचारित तंत्र है ये, कोशिका का अंतः कंकाल इसे कहा जाता है। ये आपका जो होता है वो दो प्रकार का है, SER और RER। जो SER होता है उसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित, तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेंगे, लिपिड का स्त्राव करेगा, जबकि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम उस पर उपस्थित होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा। ठीक है, आइए यहां तक बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। ER जो है वो RBC और स्पर्म में अनुपस्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस में अनुपस्थित, तो RBC रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म के अंदर अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ग्लाइकोजन भंडारण के लिए स्थान प्रदान व स्त्रावण में सहायक होता है कौन, आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस केंद्रक। ये जो केंद्रक होता है वो आपके कोशिका का मुख्य अंग है। कैसे? क्योंकि इस न्यूक्लियस, ये जो सेंटर में है ये क्या है आपका न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके पास क्या होते हैं, DNA है। इसके पास क्या है, DNA, जो कि आपका आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें अंदर क्या मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र मौजूद होते हैं। और ये गुणसूत्र किसके ही तो बने हैं, अपने DNA के ही तो बने होते हैं। तो ये जो गुणसूत्र है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। इसीलिए इसके पास क्या है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, इसीलिए अपन इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, इसके पास जो है केंद्रिका भी मौजूद होती है। ये क्या है, मान लीजिए एक सेल की स्ट्रक्चर है और ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। ये जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलके बना है, DNA से मिलके बना है। और ये जो जीन वाला पार्ट होता है ये क्या है, एक DNA का सेगमेंट ही है। क्या है, DNA का एक सेगमेंट है, उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जो कि हमारी क्या है, आनुवांशिकता की इकाई है। क्या है, आनुवांशिकता की इकाई जो है वो अपनी कौन है, जीन है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं कि इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। साथ के साथ ये जो अपना केंद्रक होता है इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में भी लिख देती हूँ इधर, कैरियोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। देखो, समस्त जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रित करता है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक आवरण, क्रोमेटिन, केंद्रिका उपस्थित होते हैं। केंद्रक कला पर सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं और इसकी स्टडी को कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक की स्टडी को। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना आता है गोल्जी अपैरेटस यानी कि गोल्जी उपकरण। तो ये जो गोल्जी उपकरण है ये क्या है, अपनी टैगिंग साइट है। क्या है, टैगिंग साइट है। कोई भी मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, उनको अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए इसको हम टैगिंग साइट की तरह यूज लेते हैं गोल्जी उपकरण को। देखिए ये किसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक गोल्जी अपैरेटस की यानी कि गोल्जी उपकरण की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है और ये हमारे लिए टैगिंग साइट का काम करते हैं। साथ के साथ ये किसका काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। किसका, पैकेजिंग का काम करता है। कौन, आपके गोल्जी अपैरेटस। देखो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। मैक्रोमोलिक्यूल्स के प्रक्रियान्वयन का वह प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य करता है। तारक काय के निर्माण, तारक काय क्या होता है, अपना सेंट्रोसोम है। क्या है, सेंट्रोसोम। ये जो तारक काय होता है ना, ये कोशिका विभाजित जब होती है, जब समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये कहाँ पर, ध्रुवों पर जाता है। शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में देखो कुछ इस तरीके से जो है शुक्राणु की स्ट्रक्चर होती है।
ये इसका हेड है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है और ये क्या है फिर इसकी टेल है। ठीक है, ये जो होता है ये वाला पोर्शन इसको अपन कहते हैं एक्रोसोम, जो कि क्या करता है एग सेल को जाके फर्टिलाइज करता है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण, मेलानिन कणिकाओं के निर्माण, मेलानिन क्या करता है, मेलानिन हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्किन है उसको कलर प्रदान करता है, हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को कलर प्रदान करता है। हार्मोन इंसुलिन के स्रावण में भूमिका होती है किसकी, गोल्जी अपैरेटस की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय। कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, 2 जोड़ी तारक केंद्रों की बनी रचना है। डिप्लोसोम भी अपन इसको कहते हैं। सेंट्रोसोम जो शब्द है वो किसने दिया, टी बोवेरी ने दिया। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड की, जो कि हमारा लास्ट कोशिका अंग है। प्लास्टिड को कहा जाता है लवक। ये जो प्लास्टिड है वो अपने 3 टाइप का यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। एक है आपका क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है आपका कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट है। ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, जो कि आपकी पत्तियों को हरा कलर देता है। उसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपका ये जो खोज है इसकी खोज किसने की, हैकल ने की, और शब्द किसने दिया, शिम्पर ने दिया। अब तीनों में डिफरेंस देखो। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे अपन कहते हैं हरित लवक। ये क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को, तनों को हरा कलर देता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसा है, ये जो क्रोमोप्लास्ट है वो रंगीन होता है। रंगीन का मतलब ये जो आपके फ्लावर पेटल्स यानी कि फूलों की जो पत्तियां होती हैं, उसके जो भाग होते हैं कलरफुल, उनको कलर प्रदान करने का काम कौन करेगा, क्रोमोप्लास्ट। एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका रंगहीन होता है, जड़ों में और तनाओं में खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। रंगहीन होता है, भूमिगत जड़ व तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो आपका रंगीन होता है, पुष्प, पत्ती व फल में रंग देता है। जो कलरफुल आपकी पत्तियां होती है वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होती है। टमाटर में लाइकोपीन और गाजर में कैरोटीन के रूप में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देगा, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल वर्णक है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और यहाँ पे अपने ये जो कोशिका है उसका एक पार्ट कंप्लीट होता है। देखो भाई क्या क्या अपन ने इस क्लास के अंदर आज डिस्कस किया है। सबसे पहले कोशिका की खोज जो है वो किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। कोशिका की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। अपनी माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर उन्होंने इसका वर्णन किया। तो रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। साथ के साथ उन्होंने आरबीसी की, प्रोटोजोआ की, बैक्टीरिया की और स्पर्म सेल की खोज भी की ल्यूवेनहॉक साहब ने। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, श्वानसन को कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। इसका अपवाद क्या था, वायरस है। ये जो सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दी गई। क्या कहा कि किसी भी जो कोशिका है उसका निर्माण किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। दूसरा कि ये अपनी संरचनात्मक, सांगठनिक और मौलिक इकाई है, कौन, कोशिका। और जो भी कोई जीव है उसका जो शरीर है वो या तो एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ये कहती है सेल थ्योरी। इसका एक्सेप्शन कौन हो गया, आपके वायरस हो गया। कोशिका के प्रकार दो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक और कोशिका अंगों का अभाव, जैसे कि आपके माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया।
यूकैरियोटिक जिनमें विकसित केंद्रक और विकसित कोशिका अंग मौजूद होते हैं, जैसे जंतु कोशिका, पादप कोशिका। बात करते हैं कोशिका के भागों की। सबसे जो बाहरी परत होती है पादप कोशिका के अंदर, वो कौन सी है? आपके कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ये जो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सबसे बाहरी सतह है पारगम्य है। जंतु कोशिका के अंदर सबसे बाहरी सतह जो होती है वो कौन सी है? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है जंतु कोशिकाओं में। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल या अर्ध पारगम्य है। ये जो है लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, बायलेयर है। ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से लगे रहते हैं कि हेड वाला पोर्शन बाहर की साइड और टेल वाला पोर्शन अंदर की साइड। इसका तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने दिया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपके लिपिड है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक तरल रूप प्रदान करते हैं, इसीलिए अपन इसको कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। तीसरा जो भाग था वो है आपका प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। तो आपके इस जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कि जितना भी जो पूरा पदार्थ है कोशिका के अंदर उसको अपन कहते हैं जीव द्रव्य, जबकि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य क्या होता है? झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो मटेरियल है उसे अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कोशिका अंगों के बारे में। सबसे पहले डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, श्वसन का मुख्य क्रिया स्थल है, सेमी ऑटोनोमस होता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा हमने देखा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहते हैं, एटम बॉम्ब भी कहते हैं, या सफाई कर्मचारी भी अपन इसको कहते हैं, क्योंकि इसके पास होते हैं एंजाइम जो कि क्या करते हैं? सिक्रीट होके खुद ही की सेल का भक्षण करते हैं, इसीलिए अपन इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, आपके लाइसोसोम। फिर हमने देखा राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो क्या है? प्रोटीन का कारखाना। और ये जो राइबोसोम होता है दो प्रकार का है, एक है 70S, एक है 80S। 70S प्रोकैरियोट्स में, 80S यूकैरियोट्स में। 70S की दो सब यूनिट 50-30, जबकि 80S की सब यूनिट्स कौन सी? 60-40। किसका? प्रोटीन का मुख्य क्रिया स्थल है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पर होता है। फिर आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःकंकाल है। साथ के साथ दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ और रफ। स्मूथ में आपके राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, रफ पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता और लिपिड स्रावित करता है। इसके बाद जो हमने देखे थे वो था न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये क्या है? आपका प्रमुख भाग है कोशिका का। इसके पास क्या होता है? हमारा आनुवंशिक पदार्थ। इसके अंदर क्या मौजूद है? आपके क्रोमोसोम, जो ही आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये जो केंद्रक है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा प्लास्टिड के बारे में, लवकों के बारे में। 3 तरह के प्लास्टिड हैं, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जिसके पास क्या है? क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा और पत्तियों को, तनों को हरा कलर देगा। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है जो कि पत्तियों को, फूलों को कलर देता है। साथ के साथ तीसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन होता है। ये क्या करता है? भूमिगत जड़ और तनों में खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे कोशिका की और कोशिका अंगों की बात खत्म हुई। अगली क्लास में मिलेंगे न्यूक्लिक अम्लों के साथ, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए।